Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shriya. We are going to start with topic legislative procedure. हम देख रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर. लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट लेजिस्लेचर स्टार्ट किया. आज हम देखने वाले हैं ऑर्डिनरी बिल्स इन स्टेट लेजिस्लेचर. ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं? ऑर्डिनरी बिल्स को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो ऑर्डिनरी बिल कैन ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. Of course, if it's a bicameral system. तो दोनों में से किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है. इसे कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, ईदर मिनिस्टर और अनदर मेंबर. ओरिजिनेटिंग हाउस जहां पे ये ओरिजिनेट हुआ है वहां पर ये 3 स्टेजेस से पास होता है. द फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग. आफ्टर इट इज पास्ड बाय द ओरिजिनेटिंग हाउस, इट इज ट्रांसमिटेड टू द सेकेंड हाउस. जब दोनों हाउस इससे अग्री कर जाते हैं तब जाके इसे माना जाता है टू हैव पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद और विदाउट अमेंडमेंट्स ऑब्वियसली. अगर यूनिकैमरल सिस्टम है तो ऑब्वियसली सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है. अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इस बिल को पास कर देती है तो फिर ये डायरेक्टली सेंड किया जाता है गवर्नर के पास फॉर हिज असेंट. So after being passed by the state legislature, it is sent to the governor for his assent. Now we come to bill in the second house. First house से पास होने के बाद बिल सेकेंड हाउस में जाती है. यहां पे भी ये 3 स्टेजेस से पास करती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिल है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गई है एंड इट इज ट्रांसमिटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास यहाँ पे 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे. फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इज दैट इट मे पास द बिल एज सेंट बाय द असेंबली, दैट इज विदाउट अमेंडमेंट्स, ये इसे पास कर दे. सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज कि ये कुछ अमेंडमेंट्स करें और फिर पास करें और फिर रिटर्न कर दे असेंबली के पास फॉर द रिकंसिडरेशन. रिटर्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेंडमेंट्स किए, तो फर्स्ट हाउस के पास रिटर्न किया जा रहा है ताकि वो कंसिडर करें ये अमेंडमेंट्स को. थर्ड ऑल्टरनेटिव इज कि ये इस बिल को रिजेक्ट कर दें. फोर्थ इज कि ये कोई एक्शन ना ले और बिल को पेंडिंग छोड़ दें. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्डिनरी बिल, there are 4 alternatives in the second house when it's passed by the first house. What are those 4 alternatives? First, it is passed without any amendments. Second, it is passed with amendments, then returned to where? To the first house for them to reconsider. Third, reject the bill altogether. Fourth, keep it pending and take no action. ओके अगर काउंसिल जो है वो बिल को पास कर देती है विदाउट अमेंडमेंट्स या फिर अमेंडमेंट्स से पास करती है, उसके बाद दोबारा असेंबली के पास भेजती है और असेंबली इन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेती है जो कि काउंसिल ने सजेस्ट किए हैं, देन द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस. क्या बोला मैंने? अगर बाय चांस द सेकेंड हाउस काउंसिल passes the bill without amendments or it passes the bill with amendments and these amendments are sent to the first house and the first house accepts these amendments, then the bill is deemed to have been passed by both houses and then it is sent to the governor for his assent. ठीक है, ये 2 केसेस हो गए. थर्ड केस इज if the assembly rejects the amendment suggested by the council. अगर काउंसिल ने अमेंडमेंट्स किए, बिल को पास किया, उसके बाद सेंड किया असेंबली की तरफ और असेंबली ने ये जो अमेंडमेंट्स हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया, और अनदर केसेस काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया ऑल टुगेदर द बिल और काउंसिल जो है कोई एक्शन नहीं लेती. For how long? For 3 months. Important. Then the assembly may pass the bill again and transmit the same to the council.
कौन से केसेस देखे? If the assembly rejects the amendment suggested by the council, or the council rejects the bill altogether, or the council does not take any action for 3 months, then the assembly may pass the bill again and transmit the same to the council. Now, if the council rejects the bill again or passes the bill with amendments not acceptable to the assembly, or does not pass the bill within 1 month, then the bill is deemed to have been passed by both houses in the form in which it was passed by assembly for the second time. समझ आया? Let us see again so that there is no confusion. Okay? First of all, अगर ये जो काउंसिल है ये पास कर देती है बिल विदाउट अमेंडमेंट्स, काउंसिल की कौन से बात की काउंसिल मतलब when a bill has been passed by the assembly and sent to the council. So now if the council passes the bill without amendments, or it passes the bill with amendments and gives it to the assembly and assembly accepts these amendments, then the bill is deemed to have been passed by both houses and is sent to the governor. On the other hand, now another case we see, if assembly rejects द अमेंडमेंट्स सजेस्टेड बाय द काउंसिल, यानी कि इस स्टेज पे असेंबली जो है रिजेक्ट कर देती है अमेंडमेंट्स जो कि काउंसिल ने सजेस्ट किए हैं, या फिर जब असेंबली ने फर्स्ट बिल पास किया था और काउंसिल की तरफ भेजा था और काउंसिल उसे रिजेक्ट कर देती है ऑल टुगेदर, या फिर काउंसिल इसे पेंडिंग छोड़ देती है फॉर 3 months, तो इन तीनों केसेस में जो असेंबली है वो फिर से पास कर सकती है बिल अगेन, और दोबारा पास करने के बाद ये फिर से काउंसिल के पास भेजेंगी. दिस मच इज क्लियर. अब क्या होगा? इफ काउंसिल रिजेक्ट्स द बिल अगेन और passes it with amendments which are not acceptable to the assembly, or does not pass the bill within 1 month, पहले 3 months थे और सेकेंड बार में 1 month है, then the bill is deemed to have been passed by both houses. किस फॉर्म में? उस फॉर्म में जिस फॉर्म में सेकेंड टाइम असेंबली ने इसे पास किया था. What does this mean? This means that the ultimate power of passing an ordinary bill is vested with state legislative assembly. Ultimate power of passing an ordinary bill is vested in state legislative assembly. At the most council यहाँ पे क्या कर पा रही है? At the most council can detain or delay the bill for a period of 4 months. 3 months पहले के and 1 month the second time. Constitution जो है it does not provide for the mechanism of joint sitting of both houses to resolve disagreement between the two houses over a bill. Right? How is it different from the parliamentary procedure? जब पार्लियामेंट में बिल जा रहा था ऑर्डिनरी बिल, तो there was a procedure for joint sitting of राज्यसभा and लोकसभा to resolve the disagreement. लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में ये जॉइंट सिटिंग का मैकेनिज्म फॉर ऑर्डिनरी बिल प्रेजेंट नहीं है. राइट? ये हमने कौन सा केस देखा? जब बिल जो है ओरिजिनेट हुआ है इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इट इज सेंट टू द काउंसिल. ये हमने वो वाला केस देखा है. नाउ वी सी कि जब बिल ओरिजिनेट हुआ है काउंसिल में और सेंड किया जाता है असेंबली के पास, एंड इफ द असेंबली रिजेक्ट्स द बिल एंड्स, इट बिकम्स डेड. What does this show? That the ultimate power of passing an ordinary bill is vested with the assembly. ठीक है? Thus, council has been given much lesser significance, position and authority than the Rajya Sabha at center. This much is clear.
राइट? मतलब अगर काउंसिल में बिल ओरिजिनेट होता है तो फिर क्या होगा? अगर असेंबली ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो बिल बिकम्स डेड, बिकॉज असेंबली हैज ultimate power in passing the ordinary bill, and the council has been given very less significance, position and authority than the Rajya Sabha at the center. Now we come to assent of the governor. Every bill which has been passed by the assembly or by both houses of parliament in case of bicameral legislature, इसको प्रेजेंट किया जाता है गवर्नर के पास, और गवर्नर के पास भी 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. या तो वो इस बिल को असेंट दे दें, या वो इसे विथहोल्ड कर लें अपनी असेंट को, या वो रिटर्न कर दे बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस और हाउसेस, और ही मे ऑल्सो रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. अगर वो इस बिल को असेंट दे देते हैं तब तो ये बिल एक्ट बन जाता है और स्टैट्यूट बुक में इसकी एंट्री हो जाती है. If he withholds his assent to the bill, this bill ends and does not become an act. ठीक है? When he is withholding his assent, this bill ends and it does not become an act. If the governor returns the bill for reconsideration and the bill is passed again by house or both houses in case of bicameral legislature with or without amendments and presented to the governor for his assent, then the governor must give his assent to the bill. तो अगर उन्होंने रिटर्न किया है बिल फॉर रिकंसिडरेशन और ये बिल दोबारा पास होता है, then the governor must give his assent to the bill. Thus, we can say that governor only enjoys a suspensive veto. The position is same at the center level also. वो हम देख चुके पार्लियामेंट चैप्टर में, आप देख लो. Now we see assent of the president. अगर एक और ऑफ कोर्स कंडीशन हमने पढ़ी थी, फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन, कि अगर गवर्नर ने रिजर्व कर दिया बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, तो फिर प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस है? ईदर ही कैन गिव असेंट टू द बिल, और कैन विथहोल्ड हिज असेंट, और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन. सो व्हेन ही रिटर्न्स द बिल, when the president returns the bill, a president you know, right? president की पोजीशन आपको पता है. तो अगर प्रेसिडेंट रिटर्न कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर को बिल, then the house have to reconsider it within a period of 6 months. 6 महीने के अंदर अंदर रिकंसिडर करना पड़ेगा हाउस को ये बिल. This bill is presented again to the presidential assent after it is passed by both houses with or without amendments. Okay? और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट को यहां पे दोबारा जब बिल पास हो रहा हो तो असेंट देना जरूरी है. ऐसा कोई ऑब्लिगेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. ठीक है? सो व्हेन अ बिल इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ही मे ईदर गिव असेंट टू द बिल और विथहोल्ड द बिल और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन. व्हेन ही रिटर्न्स द बिल, then the house must reconsider the bill within 6 months. And then when it is passed again, it is presented to the presidential assent. But it is not mentioned in the constitution whether it is obligatory on the part of the president to give assent to such a bill or not. This is clear? In the next lecture,